नमस्कार जोहार, मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड में कुछ नया काम कर रहे हों, झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हों। समाज में जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने का सबसे पहला कदम होता है उस समस्या को समझना और उसके बारे में जागरूकता होना। आज हमने ऐसे ही एक शख्स को अपने स्टूडियो में बुलाया है जो समाज की जागरूकता के प्रति काम कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग विषय के ऊपर बतला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान करने की ओर एक कदम रख रहे हैं। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद जी, आपने आमंत्रित किया। और जी अक्षय जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये समझने के साथ कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस दिशा में काम कर रही है और उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि प्रत्यंचा जो मेरी एनजीओ है जी, ये मित्रों की एक मंडली से निकली है। जी, तो हम जब घूमने के लिए या आसपास, रांची प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, हमारे पास इतने झरने हैं, तो संडेज़ वगैरह को हम लोग जब निकलते थे घूमने के लिए तो हमें कई बार ऐसा लगा कि इतनी सुंदर जगहों पर प्लास्टिक की जो परेशानी है या कचरा फेंकने की जो परेशानी है, उसकी वजह से झारखंड की प्राकृतिक संपदा को नुकसान भी पहुंच रहा है जी। और वो लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। शॉर्ट टर्म में आपको एस्थेटिकली आपको देखने में बुरा लग सकता है, पर लंबी दूरी में आप देखेंगे कि उससे कई तरह के प्रदूषण भी हो सकते हैं, जो जल प्रदूषण भी है वो भी होता है। इन सभी चीज़ों पर जब हमने चिंता की, चर्चा की आपस में, जाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, देश का उत्थान चाहते हैं तो लोग चाहेंगे कि आपस में बातें करें। इन चीज़ों पर बातें हुई और हमने सोचा कि एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो युवाओं को, जो एकदम सिंपल चीज़ें हैं, जो सबसे सरल चीज़ें हैं करने की, जो वो कर सकते हैं लेकिन समाज को बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आगाह करें, उन चीज़ों के बारे में बताएं। तो यहाँ से प्रत्यंचा का उद्गम हुआ 2020 में। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसके लिए ऑफिशियली जो प्रोसेस होता है उसमें भी फाइल है। हम लोगों को 6-8 महीने में रजिस्ट्रेशन मिली। दैट वाज अ डिफरेंट जर्नी, वो भी एक अलग जर्नी थी, पर उसके बारे में बात करेंगे। उद्गम की कहानी यही है कि मित्र मंडली से निकली और अब 500 से 700 ज़्यादा वॉलंटियर्स जो कि देश के विभिन्न राज्यों में हैं उन तक पहुंच चुकी है और वो सब झारखंड के लिए काम करते हैं। जी, ओके। तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें अपने प्रत्यंचा की जो जर्नी थी वो बतलाई जी। तो अक्षय जी, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि प्रत्यंचा किन दिशाओं में काम कर रहा है, क्या क्या काम हुआ है, और 2020 से आपने कही की शुरुआत हुई है इसकी, तो 2020 में आपने सबसे पहला क्या काम करना शुरू किया था? क्या किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिली थी तो आपने सोचा कि नहीं ये करते हैं? जैसे आपने बताया कि साफ़ सफाई को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता था, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने क्या किया उसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो हमने कभी भी अपने आप को किसी एक कारण से बांध नहीं रखा है कि प्रत्यंचा सिर्फ यही काम करेगी। जी, हमें जो भी मैंने आपको बताया कि जो सरल चीज़ें हैं, अब सबसे पहली जो सरल चीज़ हमें दिखी वो सफाई थी। हमने कुछ जगहों पर छोटी मोटी सफाई अभियान दोस्तों में करने शुरू किए। जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि पाथ ब्रेकिंग रहा होगा हमारी जर्नी में भी, और जहाँ पर रांची के लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट करने में हम लोग सफल रहे। आप धुरवा डैम तो गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर देखने की जगह है और जो भी रांची में पर्यटक आते हैं बहुत पसंद करते हैं। पत्थर हैं, पानी है। हमने ये देखा कि उन पत्थरों के बीच में प्लास्टिक के चिप्स के पैकेट, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स पड़े हुए थे और वो बड़ा थोड़ा सुगम काम नहीं था क्योंकि दूर से आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सब पत्थर के नीचे है। लेकिन जब आप पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लास्टिक बारिश के साथ रिस के वो हमारे तालाब को या डैम को गंदा कर रहा है। इसके लिए हमने 100 लोगों को एक जगह एकत्रित किया और मैं रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने वहाँ से कचरा कलेक्ट करके अपने ट्रक्स और वो ट्रेलर्स भेज करके उसको कलेक्ट करके डिस्पोज करने में हमारी मदद की। और जो मीडिया का जो मीडिया के बंधु थे उन्होंने भी इस बात को प्रमुखता से रखा। रांची को पता चला। हमने अगले साल सेम कार्यक्रम किया। ये तो आप हमारा मतलब मुझे शुरुआत हो चुकी थी, इसके बीच हमने और कई कार्यक्रम किए, लेकिन सेम समय पर हमने फिर से अगले साल ये काम किया जी। उस बार हमने 70 ही वॉलंटियर्स
चुने अपनी तरफ से, क्योंकि बाकी लोग हमको बाहर से मिल गए थे। जी। और तीसरे साल हमको ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, दूसरी कई संस्थाएं सामने आई। आज आप वहाँ जाएंगी, आप देखेंगे कि डस्टबिन लग गए हैं उनकी, मतलब समय से लोग उसको खाली करते हैं। तो एक कल्चर सेटिंग हो गई एक कार्यक्रम से। इसलिए मुझे लगता है कि पहला जो हमारा कदम था वो बड़ा ही सक्सेसफुल कदम था, और उसने हमें हौसला भी दिया कि हम आगे भी काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई और कैसे धुरवा डैम में आपने साफ सफाई का कार्यक्रम करा और लोग आगे आने लगे उसको देखकर, लोगों को प्रेरणा मिली और भी संस्थाओं ने उस पर काम किया। आपने धुरवा डैम में ये काम किया, क्या रांची में और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप ये कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये होना चाहिए? मैं आपको 10 ऐसे नाम गिना सकता हूँ। पहले तो आपके पास ये जो जितने जोना फॉल, हुंडरू फॉल, दशम फॉल हैं, ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटकों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं वो अपना सामान वापस नहीं ले जाते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं, जो कि एक बड़ी परेशानी है। ये किसी एक संस्था के लिए, मेरे लिए, मेरी संस्था के लिए या किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए करने की बात है नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं जिस पैमाने पर ये कचरा वहाँ पर पहुँचता है। इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर के 2 जगहों पर काम करना पड़ेगा। पहला ये है कि आप जो कचरा ले जा रहे हैं वो साफ करें, अपने साथ वापस ले जाएं। दूसरा, जो पहले से गंदगी है उसको मिलने के लिए बड़े संवेद स्वर में अपनी उपस्थिति वहाँ स्वयं दर्ज करा के अपने हाथ गंदे करके आपको करना पड़ेगा। तब आपके बच्चे ये देख के सीखेंगे अगली जनरेशंस के कि ये करना ही नहीं है, ये उनके संस्कारों से बाहर चला जाए। तो इसलिए मैं हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की बात इसलिए करता हूँ कि त्वरित रूप से हम जो कर सकते हैं वो तो ज़रूर ही करें, लेकिन आगे क्या असर होने वाला है इन कदमों का, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने कहा 3 नाम मैंने आपको बता दिए, कुछ और नाम जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे अपने मन के पर्यटन स्थल हैं। लावा पानी एक झरना है, वहाँ आप देखेंगे कि कचरा पहुँच चुका है। रेमटा में झील है, वहाँ जा सकते हैं। एक रीमिक्स फॉल के नीचे पत्थरों का बड़ा अच्छा क्षेत्र बनता है, पानी और पत्थरों का। वहाँ वो एक अकेली जगह है जो हमने अभी तक लोगों को बताई नहीं है, ताकि लोग वहाँ पहुँच करके गंदा ना कर दे, इसलिए हम उसको खुद ही साफ करके रख रहे हैं। तो ऐसी जगह रांची के पास बहुत हैं। जी, तो अक्षय जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बयां किया कि किस प्रकार समाज के ऊपर एक वो है, भार है कि सिर्फ सरकार कोई चीज़ें सही नहीं कर सकती है, आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो साफ रखें। आपको पहले खुद उस ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा, आप उसे साफ सफाई रखें। आप जब कचरा बना रहे हैं, आप जब जा रहे हैं कहीं घूमने, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप लौट कर वापस आएँ तो अपना कचरा अपने साथ वापस लेकर आएँ, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहाँ जाके उसकी सफाई करना, वो कई बार ऐसा होता है कि एक कॉन्टिन्यूस टर्म में ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम अपनी जगहों को साफ रखें। अगर शहर हमारा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साफ रखना। बहुत आप सही सटीक बात तक आप पहुंच पा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शक भी इस गूढ़ बात और जड़ तक पहुंच पाएं इस परेशानी के। जी, अक्षय जी, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने टोंक गांव में कुछ काम किया है। टोमको गांव में। जी। तो टोमको गांव में जो आपने काम किया है उसके विषय में थोड़ा बतलाइए कि क्या काम हुआ है और कहाँ तक ये काम आगे पहुँचा है, कितनी सक्सेसफुल रहा है, कितना ये? जी, मैं आपको बतलाऊं कि टोमको रांची से खूंटी जाने के रास्ते में एक गांव पड़ता है। जी। एग्जैक्ट ब्लॉक अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बस टोमको गांव ही याद रख पाता हूँ। जी जी जी। तो उस गांव की आबादी लगभग 1500-2000 लोगों की होगी। जी। हमारी एक मेंटर हैं डॉक्टर तनु श्वेता, जो हमें गाइड करती हैं। शी इज़ अ वेरी लर्नेड डॉक्टर, पिछले 25 वर्षों से यूएस में प्रैक्टिस कर रही हैं जनरल मेडिसिन। और सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो बाहर रहते हुए भी भारत की पुत्री हैं, रांची की पुत्री हैं, उनको याद हमेशा रांची के उनके मन में बसी रहती है। तो इसलिए यहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए जो कोशिशें हैं उनमें हमारा मार्गदर्शन उन्होंने हमेशा से किया है, अभी भी करती हैं। उन्होंने इस गांव को चिन्हित किया था क्योंकि हम लोगों को लगा कि उस गांव में जो महिलाएं हैं और जो पुरुष भी हैं उनके पास सुविधाओं की कमी तो है ही, लेकिन मेडिकल सुविधाओं की कमी उससे भी ज़्यादा है। टेस्ट की, जनरल डायग्नोसिस की, लोगों को बीमारी है बस समझ नहीं पा रहे कि क्या बीमारी है। छोटे इलाज से भी ठीक होने वाली बीमारियां बड़ी हो जा रही हैं। इसको देख करके हमने वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए। जी। और
जब वहाँ हम पहुँचे, लोगों से बात होनी शुरू हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो हमारे पास विमेन वॉलंटियर्स भी होती हैं जो महिलाओं के साथ बात करती हैं, और उनको ये समझ में आया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस वो नहीं था वहाँ पर। तो हमने इसके लिए जो सबसे आसान तरीका हो सकता था कि उस समय कुछ लोगों की मदद से वहाँ पर जो जितने साधन पहुँचाने थे वो पहुँचा दिए, पर ये लंबी दूरी में चलने वाला उपाय था नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए हमने वहाँ की महिलाओं को समझाया, वहाँ की बच्चियों को समझाया, हमारे आपके उम्र के युवाओं को समझाया कि आपको अपने गांव की जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए। बिल्कुल। हम आपको साधन उपलब्ध कराएंगे, पर क्या वो सही जगह पर सही लोगों को पहुँच रहा है, ज़रूरत के समय पर पहुँच रहा है कि नहीं, ये आप स्वयं सुनिश्चित करें। इससे अकाउंटेबिलिटी भी आती है। बिल्कुल। और वो गाँव अब इन मामलों में मुझे लगता है कि दे आर सेल्फ सफिशिएंट, उन लोगों ने अपना जुगाड़ बिठा लिया है, और हम सेम मॉडल दूसरे कई जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। धनबाद में हमारे पास एक गांव है जहां पर हम सेम ये सैनिटरी नैपकिन बैंक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को मुफ्त में ये सेवाएं उपलब्ध कराएं, महिलाओं को विशेषकर मुफ्त में ये सेवाएं उपलब्ध कराएं। जी अक्षय जी, तो आपने एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा उठाया है, जो कि है महिलाओं के लिए काम करने का, खास करके हेल्थ के ऊपर काम करने का। मुझे लगता है झारखंड में हेल्थ को लेके उतनी अवेयरनेस भी नहीं है, साथ में ही और जो हमने कोविड में बहुत खास करके देखा था कि काफ़ी कमी देखने को मिली थी। गांव में कुछ लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा था कि उनको शायद कोविड है, और बाकी परेशानियां तो हमने पूरे देश में देखी ही थी। आपने शायद कोविड में बहुत काम किया था और इस दिशा में खास करके बहुत काम किया था, तो उसके विषय में थोड़ा बतलाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था, जब बड़ा हो रहा था, तो मुझे आर्मी में जाने का बड़ा शौक था। जी। मैंने कोशिश भी की, पढ़ाई भी मन से की, मैंने रिटन एग्ज़ाम भी निकाले। एसएसबी उनका एक एग्ज़ाम होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है लोगों को जांचने नापने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट फिट फॉर देम। तो मेरे मन में ये देश सेवा वाला मलाल उस समय से अटका हुआ था। आई परस्यूड माई करियर। मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से मैंने स्नातक किया है, बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मेरी डिग्री है। मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था, पर फिर जब मैं रांची आया तो मैं रांची के समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। मुझे ये बात एकदम मेरे दिमाग में बसी हुई थी कि मुझे कुछ समाज के लिए करना ही है। और उसके रास्ते में हालांकि ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं था कि क्या एग्जैक्टली करना है। 2020 में जब पहली बार कोरोना आया तो हमें भी कुछ नहीं पता था, जैसे पूरे विश्व को नहीं पता था कि निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। पर पहले 3, 4, 5 दिनों में जो त्रासदी मचनी शुरू हुई, उससे हमें ये एकदम समझ में आ गया कि जो युवा लोग हैं उनको बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि बूढ़ों पर और बच्चों पर तो ऐसे भी ज़्यादा वायरस वॉज मोर इफेक्टिव। तो जो युवा लोग हैं वो थोड़ा, उनके अंदर इम्यूनिटी है, वो इससे निपट सकते हैं, तो उनको बाहर आना पड़ेगा समाज के लिए। आप सारा काम, जैसे मैंने कहा, आप पुलिस पर, प्रशासन पर पूरा काम नहीं छोड़ सकते, उनको आपके समर्थन की ज़रूरत, समाज के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहली खबरें आने शुरू हुई कि दाल चावल इन सब चीज़ों की कमी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ट्रक नहीं चल रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है। हम लोगों ने उस समय पर अपने साधनों से बाहर से अपने ट्रक्स मंगवा करके, विभिन्न प्रशासनों से लाइजनिंग करके, जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बात करके यहाँ के लोगों के लिए राशन किट्स मंगवाना शुरू किया। उस राशन किट को हमने इस तरह से बनाया कि 1-4 लोगों का परिवार कम से कम एक सप्ताह तक उस राशन पर रहे, ताकि तब तक में दूसरे कोई लोग उन तक पहुँच सकें, या है ना, जब ज़रूरत पड़ती है, राशनिंग करनी पड़ती है, तो लोगों के लिए वो भी काफ़ी बहुत मतलब मदद हो जाती है। और हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम कुछ ही परिवारों को 1-1 महीने का राशन दे दें और कुछ परिवार छूट जाएं, इसलिए हमने एक सप्ताह का ही समय देखा कि यही सबसे अच्छा लग रहा है। और हमने इसके लिए मैसिव ड्राइविंग की, मतलब 7-7 गाड़ियाँ, 8-8 गाड़ियाँ लेकर के हमको गाँव में जाना पड़ता था। कई बार वहाँ लोगों की नाराज़गी इसके बावजूद झेलनी पड़ती थी, क्योंकि परिवार 400 हैं और हमारे पास थैले 300 हैं, तो उससे भी निपटना पड़ता था, उनका गुस्सा भी झेलना पड़ता था। पर मैं ये समझ पाता था उस समय भी कि ये लोग खुद बहुत परेशान हैं, और इस समय हम मतलब हमारे आने से उनको कुछ आशा बंधी है और वो आशा टूट रही है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इस काम के लिए रांची के सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी संस्था पर भरोसा किया, हमारी संस्था के मार्फत अपनी मदद दूसरों तक भेजी। मैं आपको कहानियाँ ऐसी बताऊं,
बहुत सारे ऐसे बच्चे थे रांची में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने घर में खाना बनाते थे जी। उन लोगों के लिए जो सड़क पर हैं, जिन तक कोई संस्था नहीं पहुंच सकती। और मैं वो प्लेट्स अगर आपको मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा, वो एकदम किसी कुलिनरी आर्ट से कम प्लेट्स नहीं थे, पर उनका प्रेम था। वो ये बिना देखे खाना बनाते थे कि ये खाना खाने वाला कौन है, वो अपने प्रेम से खाना बना रहे थे। तो ऐसी जब घटनाएं आपके साथ होती हैं तो मुझे लगता है कि जब उनका हमारे प्रति इतना प्रेम है तो हमको भी थोड़ा अपनी तरफ से ज़्यादा 1-2 कदम आगे बढ़ के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अक्षय जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बतलाया कि किस प्रकार कोविड जब इतनी बड़ी त्रासदी आई थी तो लोग कैसे सामने आए, लोगों ने कैसे मदद करना शुरू किया बाकी लोगों की। और एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग झारखंड में खास करके हैंड टू माउथ होते हैं। उस समय पे क्या हुआ था कि बहुत लोगों को घर आना पड़ गया था वापस, उनका काम नहीं चल रहा था, कंस्ट्रक्शंस के काम रुके हुए थे, तो डिलीवरी के काम रुके हुए थे। जो छोटे मोटे डेली वर्कर्स हैं, कैब्स वगैरह बंद हो गए, ऑटोज़ बंद हो गए, उनके लिए काफ़ी परेशानी हो गई थी। इस मौके पे ऐसे लोग जो एक दिन का कमा रहे हैं, एक दिन का खा रहे हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बेसिक नेसेसिटी की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो वो पहुंचा पाना लोगों तक, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने झारखंड में इतना बढ़िया काम किया, लोगों तक आप पहुँचे। अभी जब हमने पहले बात करी थी तो महिला सशक्तिकरण पे भी थोड़ी बात हुई थी, और मुझे लगता है आप उस दिशा में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उसके विषय में थोड़ा बताइए कि क्या काम चल रहा है और कहाँ तक आप पहुँचे हैं इसमें। देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में जो हमारी समझ है वो ये है कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनको सशक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जब तक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, और सिर्फ अधिकारों के बारे में नहीं, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी पता नहीं होगा, उनको ये समझ आना चाहिए कि ये जो भारत का लोकतंत्र है उसके 50% हिस्सा आप भी हैं। और ये काम भी समाज के युवाओं को करना होगा, अपने बच्चों के लिए भी और अपने बूढ़ों के लिए भी। बिल्कुल। तो शिक्षा मुझे लगता है एक ऐसी दवाई है या ऐसा तोड़ है जिससे कि आप अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप ये गंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप सशक्तिकरण की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए हमने सबसे पहले जो कुछ काम किए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, वो है कि हम ऐसे क्षेत्रों से बच्चों को बुलाते हैं जहाँ पर इसकी सख्त ज़रूरत है, उनके साथ सेमिनार्स करते हैं और उनको ये समझाते हैं कि आप अपने छोटे मोहल्ले में या अपनी छोटी कम्युनिटी में जो 10-15 महिलाएं हैं उनके साथ क्या कर सकती हैं। मुझे कई बार ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ उनकी तरफ से मिलते हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम इनको पुश करें तो दे कैन बिकम यूनिकॉर्न समडे। पर उन सभी के अभी कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कारण है कि हम उन सभी को पुश नहीं कर पाते हैं। हालांकि सबसे अच्छी जो मुझे शुरुआत वो दिखती है वो है कि सामने वाले लोग अपनी अपनी ज़रूरतें और क्या उनको करना है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। हमने शिक्षा के लिए कुछ किताबें भी छपवाई हैं, मैं आपको एक आध प्रतियां उसकी भिजवाऊंगा जो कि कविताओं से भरी है। उन कविताओं का निहित अर्थ यही है जो हम जीवन में बच्चों को करना चाहते हैं कि आपको राष्ट्र से प्यार करना चाहिए, आपको दिनचर्या के जीवन में माता पिता का आदर करना चाहिए, समाज में कुत्तों का, पक्षियों का, सबका ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति के साथ प्रेम से रहना चाहिए। यही सब शिक्षा इतनी सी है, पर यदि वो किताबें भी हमारी सही जगह पर बच्चों तक पहुंच जाएं और उनको पढ़ने की एक बार आदत लग जाए। एनसीईआरटी की किताबें कहीं तक भिजवाना अमेज़न की दुनिया में कोई मुश्किल काम नहीं है, आदत लगवाना मुश्किल है। तो हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं और बहुत ही नेसेंट स्टेज है अभी इन सब डेवलपमेंट्स का और इन सब प्रोजेक्ट्स का भी। ये सब बहुत शैशव स्थिति में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि हमारी ये बातचीत कुछ लोग देखते हैं और हमसे जुड़ते हैं तो सम्मिलित होकर के हम और ज़्यादा महिलाओं तक और ज़्यादा शक्ति के साथ पहुंच पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। जी, आपने जो ये बात कही कि शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, एक पहला कदम होता है सशक्त करने की ओर किसी को भी, चाहे वो समाज हो, महिला हो या कोई देश हो, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं वापस दोहराना चाहूँगी वो ये है कि आपने एक बात कही कि पढ़ पाना उतना मुश्किल नहीं है लेकिन पढ़ने की आदत लगना बहुत मुश्किल है। तो उस दिशा में जो आप काम कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से लोगों को पढ़ने की आदत डलवा रहे हैं ताकि वो अपनी जो पढ़ाई की किताबें हैं वो ध्यान से पढ़ पाएँ।
वो बहुत सराहनीय है। मतलब ये कदम मुझे लगता है कि हर किसी को उठाना चाहिए, और जो भी शिक्षा में काम कर रहे हैं उनको इस बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से आदत लगवाएं। जी। इसी दिशा में मैं थोड़ा और इस पे एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि अपने इन सब चीज़ों पे काम किया है, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है हो, या आपका इनकाउंटर हुआ हो ऐसा कुछ जो आपको लगा हो कि... मेरे पास वैसे तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर जो सबसे विषम परिस्थिति होती है ना, उसी में सबसे बड़े हीरोज और उसी में सबसे समाज के का नेतृत्व करने वाले युवा बाहर आते हैं। बिल्कुल। कोविड का जब दूसरा दौर चल रहा था, हमें पता है यूरोप की हालत क्या थी, इटली के प्रधानमंत्री रो रहे थे। हम सब, मतलब एक समय ऐसा था, मुझे लगता है हम सभी के परिवार में लोग बीमार भी थे, बहुत लोग अपने परिवार वालों को खो भी चुके थे। और ऐसी स्थिति में भी मैंने देखा कि जिन लोगों को ये पता था कि हम क्या काम कर रहे हैं, उन लोगों ने मिल करके आपस में एक हेल्प सेंटर बनाया। बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन लॉगिंग की विभिन्न स्रोतों से। आपको पता हो उस समय पर कई सारे फेसबुक पेजेस चलते थे, इंस्टाग्राम पेजेस चलते थे, तो हमने सोशल मीडिया की पावर को टैप करके, हमारे पास कुछ डेटा इंजीनियर्स भी थे जो इस पर काम कर रहे थे, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो लोगों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। 15, 20, 25 हॉस्पिटल्स में करंट कितने बेड्स हैं, कितना ऑक्सीजन है, इस बात की इन्वेंट्री रखना एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। हम लोगों के पास, लोग अपनी आईटी की नॉलेज और डेटा की नॉलेज लगा करके ये सब करने को तैयार थे। तो मुझे लगता है 25-30 लोगों के एक ग्रुप ने 15-20 दिनों तक लोगों को इन्फॉर्मेशन, दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इन सभी चीज़ों से मदद की, एम्बुलेंसेज, इन सभी चीज़ों से मदद की। और हमने इतना काम किया, मुझे लगता है कि प्रशासन तक भी ये बात कहीं ना कहीं पहुंची होगी। डीसी रांची ने हमसे बात की और उन्होंने हमको बुलाया कि आप हमारे साथ भी काम करिए। हमने कोरोना के समय पर क्वारंटाइन की मॉनिटरिंग का पूरे ज़िले का काम देखा। लोगों को सही समय पर क्वारंटीन किया जाए, उनके दरवाजे फिर कब खुलने उसकी भी परेशानी थी, कब खुलने, हमने उन सभी चीज़ों को, और सिर्फ किया नहीं। देखिए, लोग ऐसे समय पर लोग बहुत परेशान होते हैं, उस समय थोड़ी सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने बड़ी संजीदगी से, सेंसिटिविटी से ये काम किया। और मुझे लगता है कि जब हम कोरोना को पार हो गए, और तब मुझे लगा कि हमने कितने लोगों की जान बचाई होगी या कितने लोगों की मदद की। मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बताऊं कि झारखंड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में उस समय लोगों को पता नहीं होता। एक ऐसी मशीन होती है जो बिजली से चलती है और लगातार ऑक्सीजन बनाती है। ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो सिलेंडर चेंज करना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जो मरीज़ ऐसे थे जिनको 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे लोगों का खर्चा कम करके हमने उनको मुफ्त में या मिनिमल अमाउंट्स पर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाए। इसमें मैं अपने मेंटर डॉक्टर तनुश्वेता का आभार करूँगा कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी और जो सामर्थ्य उनके पास था, उन्होंने झारखंड और रांची के लोगों के लिए उसको भेजने का सोचा। जी अक्षय जी, एक बार मैं पीछे जाना चाहूँगी और मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी संस्था है प्रत्यंचा, उसका मतलब क्या है और ये नाम आपने क्यों रखा? आपने बहुत बढ़िया कहानी ढूंढ ली है। ये जो संस्था है प्रत्यंचा, ये इसका नाम मेरे पिताजी ने रखा था। मेरे पिताजी का नाम कुमार मनीष अरविंद है। वो IFS अधिकारी हैं इस समय, और साहित्य अकादमी से मैथिली में उनको सम्मान भी मिला हुआ है। साहित्यकार भी हैं। तो जाहिर है कि उनका समाज के प्रति अपना एक नज़रिया है और वो देखते हैं उन चीज़ों को। वही बातें उन्होंने हम लोगों को भी सिखाई हैं। तो हमारी एक जनरल बातचीत हो रही थी कि आप समाज के बारे में, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहते हो, क्या फील करते हो। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं मेरे आसपास जिनको मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, जिनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की चाह है, आइडियाज़ भी हैं, अपना समय देने को भी तैयार हैं, लेकिन वो कुछ एक दिशा में सब लोग मिल करके कर नहीं पा रहे। उन्होंने सुन करके मुझे ऐसा बताया कि ये सब तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी है तुम लोगों की, और इसको आप काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हो। तो प्रत्यंचा का हिंदी में अर्थ होता है कि वो धनुष का जो डोर होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। उसको जब आप पीछे खींचती हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो छूटती है तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो हमने इसलिए इसका नाम प्रत्यंचा रखा। और सभी लोग मुझसे एक बार पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका नाम ऐसा क्यों रखा। जी, इसके पीछे काफ़ी खूबसूरत कहानी है जो आपने बतलाई हमें। जी अभी मुझे ये समझना है कि आपने अभी तक जो काम किया वो तो काफ़ी बेहतरीन रहा है,
पर आगे आने वाले समय में प्रत्यंचा क्या काम करने वाली है और किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है? जी देखिए, अगले 3 से 5 वर्षों का समय मैंने अपने दिमाग में जो हमने योजना बनाई है उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा आपको। उसके आगे हम कहाँ पहुँचेंगे तब तक उसके आगे वहाँ से देखी जाएगी कि क्या चलती है। बिल्कुल। अभी अगले से 3 से 5 वर्षों में जो 3-4 हमारे बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा, हेल्थ, महिला सशक्तिकरण झारखंड में, आदिवासी महिलाओं के समाज में, ये मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ तक पहुँचना अभी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना है। और कम से कम 5,000 हमारे साथ वॉलंटियर्स होने चाहिए जो अपनी शक्ति लगाएं हमारे पास और अपना समय दें हम लोगों को और अपना दिमाग लगाएं और समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जाएं। और मैं समाज के संपन्न व्यक्तियों से और संपन्न लोगों से भी ये आग्रह करूँगा कि यदि आपके पास हमारे मार्फत या हमारे थ्रू या आप स्वयं आकर के हमारे साथ जुड़ करके भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या आप समाज के लिए आपका एक नज़रिया है जो आप बदलना चाहते हैं लोगों का, या आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये दे सकता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, वो ज्ञान भी हो सकता है, वो किताबें भी हो सकती हैं, जो भी करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो करें हमसे जुड़ करके। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी। जी अक्षय जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बतलाया कि किस प्रकार प्रत्यंचा लोगों को जागरूक करने की ओर काम कर रही है और हमारे झारखंड प्रदेश को एक नई दिशा में लेकर जा रही है, एक बेहतर दिशा की ओर लेकर जा रही है। अक्षय जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए और मैं अपने दर्शकों को ये बतलाना चाहूँगी कि हमें समझने की ज़रूरत है कि जो समाज है वो हम सबसे बनता है और हम सबकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छे से रखें और एक अच्छी दिशा में काम करें, लोगों के लिए काम करें। और ख़ास करके जब साफ़ सफाई की बात करते हैं तो झारखंड को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा घर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। जी नमस्कार।